कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने, तभी कहानी सुनने में मज़ा आएगा। और सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईशानी उसके रूम से हॉल में आई और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान नहीं रहता है और उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरती है उसके पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। ईशानी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन जब उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने अथर्व का चेहरा आया, जो घूर के उसे देख रहा था। ईशानी कुछ कहती उसके पहले अथर्व की आवाज़ आई, तुम्हें देखकर चलना नहीं आता है? अगर गिर जाती तो? तुम्हें पता है ना तुम्हें कितना चोट लग जाती? तुम्हें नई चोट लगानी है क्या? अथर्व उसे डांटे जा रहा था, लेकिन ईशानी को अच्छा लग रहा था कि वो उसके पास है। वो एक टक उसकी आंखों में देखे जा रही थी। अथर्व जब उसे इस तरह से खोई हुई खुद को देखता है तो उसने आगे कुछ न कहकर उसे गोद में उठा लिया और कमरे की ओर उसे लेकर चला गया। वहीं सांची पीछे खड़ी उसे देखती रह गई। उसे याद आ रहा था कि जब वो अथर्व से चिपकी हुई थी और उसने ईशानी को देखा तो उसके दिल में कितना सुकून आया कि ईशानी वहाँ से जा रही है। लेकिन अचानक से अथर्व ने उसे खुद से दूर किया और निशा की तरफ कर दिया। निशा ने भी उसे जल्दी से पकड़ लिया और अथर्व तुरंत ईशानी के पास चला आया। ये सब देखकर उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से कस गई थी। उसे ईशानी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी वो उसकी जान ले ले, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ पर वैसे ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद सांची के कानों में निशा की आवाज़ आती है, जो कहती है, तुम चलो आराम करो, तुम यहाँ सो जाओ। ये कहकर वो उसे बिस्तर पर लिटा देती है। सांची भी सोने का नाटक करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशा उसे ब्लैंकेट उड़ाकर अखिल के पास बाहर आ जाती है। सबके जाने के बाद सांची ने अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने खुद से ही कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने अथर्व की ज़िंदगी से इतनी दूर कर दूंगी कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं उसे तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की का नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो एक टेबल स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद अथर्व जब ईशानी को लेकर कमरे में पहुंचता है तो वो धीरे से उसे बेड पर लिटा देता है और कहता है, तुम इस तरह से किसके ख्यालों में खोई हुई थी, जो तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा कि तुम सीढ़ियों से गिरने वाली हो? ईशानी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो बस अपनी पल के नीचे झुकाए हुए बैठी रहती है। आखिर बेचारी बताती भी क्या कि वो उस और साक्षी को एक साथ देखकर जलन महसूस हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। अथर्व ने देखा कि ईशानी कुछ नहीं बोल रही है तो उसने भी आगे कुछ नहीं पूछा और उसके सामने एक गिलास पानी और कुछ मेडिसिन लाकर दे दी। ईशानी ने उसे देखा और मुंह बना लिया। अर्थ प्लीज़, मुझे ये सब नहीं खानी है, बहुत कड़वी है, ईशानी ने मुंह बनाकर कहा। उसका मुंह बना हुआ देखकर अथर्व को हंसी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने कड़क लहजे में कहता है, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप ये दवाइयाँ खाओ। ईशानी एक बार घूरकर उसकी तरफ देखती है और फिर उन दवाइयों को खा लेती है। दवाई खाने के बाद अथर्व उसे कहता है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ये बोलकर वो उसे लिटा देता है और जाने लगता है। तभी ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है। अथर्व उसकी तरफ देखता है तो ईशानी कहती है, क्या आप मेरे बगल में थोड़ी देर लेट सकते हो? मुझे इसके आगे वो कुछ नहीं कहती, बस अपनी निगाहें इधर उधर घुमाने लगती है। अतः समझ जाता है कि इस समय वो उसके सीने पर सर रखकर सोना चाहती है। इतने दिन हॉस्पिटल में वो वैसे ही तो सोई थी। अथर्व एक स्माइल के साथ बैठकर दूसरी साइड बैठ जाता है और सो जाता है। ईशानी को भी अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में समाकर उसे भी सुला लेता है। वो अपने हाथों से धीरे धीरे उसके सर को सहला रहा होता है और ईशानी को जल्दी ही नींद आ जाती है। ईशानी को सोए हुए देखकर अथर्व के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे से उसके माथे पर एक लाइट किस करता है और उसे अपनी बाहों में अच्छे से समेट कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। वहीं दूसरी ओर सांची अपने बाथरूम में छुपकर किसी से बात कर रही थी। उसने कहा, मैंने इस मेंशन में एंट्री ले ली है, अब तुम भी अपना काम स्टार्ट करो। मैंने सुना है कि एक हफ्ते बाद वो लड़की अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाली है। एक हफ्ते तक
तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ना ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे बहुत चोटें आई हैं जिनको ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। इसलिए हमें इस 1 हफ्ते में शांत रहना होगा, उसके बाद ही हम अपना प्लान आगे देख सकते हैं। सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसने भी एक टेबल स्माइल के साथ हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। रात के समय सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अथर्व की नींद खुलती है वो एक नज़र ईशानी को देखता है जो सुकून से सो रही है। फिर वो जब बगल में देखता है तो कमरे में पानी नहीं था, इसलिए वो कमरे से निकलकर पानी लेने के लिए किचन की ओर चला जाता है। जब किचन में जाकर पानी लेकर आ रहा था तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि हॉल में सांची ज़मीन पर गिरी हुई है और उसके पैरों में चोट भी आई थी जहाँ से खून निकल रहा था। अथर्व जल्दी से सांची की ओर जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर सांची कहती है, वो मेरे कमरे में पानी नहीं था, मैं पानी लेने आ रही थी, तभी मैं इस टेबल से टकरा कर गिर गई और हाथ में रखा जग फूटने की वजह से वो कांच मेरे पैर में चुभ गया। सांची ने अथर्व की ओर देखा और, अथर्व प्लीज़, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक जाने में हेल्प कर सकते हो? उसकी बात पर अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे की ओर जाने लगा। सांची ने अथर्व के गले में दोनों बाहें लपेट दी और अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया। उसने तिरछी नज़रों से सीढ़ियों के ऊपर पिलर के पास खड़ी ईशानी को देखा और एक शातिर स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। अथर्व उसे ले जाकर उसके कमरे में बेड पर बिठाता है और फर्स्ट एड बॉक्स उसके सामने रख कर जाने लगता है। तभी सांची कहती है, अथर्व क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? अथर्व कहता है, हाँ पूछो। तो जिस पर सांची कहती है, क्या सच में अथर्व तुम सब कुछ भूल गए हो जो हमारे बीच कभी था? अथर्व ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमारे बीच कभी कुछ नहीं था, जो भी था वो वन साइड था। तुम्हारी तरफ से मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरे मन में या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी है। वो तुम थी जो मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स रखती थी। मैंने सिर्फ तुम्हें अपना एक दोस्त माना था, लेकिन जब मुझे तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में पता चला तभी मैं तुमसे दूर हो गया। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ ईशानी है और वही रहेगी, जिसके अलावा मेरी लाइफ में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और अच्छा होगा तुम वो सब भूल जाओ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो तब तक यहाँ पर रहो, उसके बाद तुम अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ सकती हो। ये बोलकर अथर्व उसके कमरे से चला गया। अथर्व के जाने के बाद सांची ने गुस्से से अपने हाथ से फास्ट एड बॉक्स नीचे गिरा दिया और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, एक दिन तुम मेरे पास आओगे, उस ईशानी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा बस चले तो मैं उसे आज ही मार दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि उसे जिंदा छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में तो उसे नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारे दिल पर, प्रॉपर्टी पर, घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उस ईशानी को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगी। थोड़ी देर बाद जब अथर्व कमरे में आता है तो उसे ईशानी बेड पर बैठी हुई दिखती है। अथर्व उसके पास जाकर पूछता है, तुम कब उठी? उसकी बात पर ईशानी कुछ नहीं कहती है। वो बस एक टक अथर्व के गले को देख रही थी जहाँ पर लिपस्टिक का निशान था। ये निशान सांची ने जानबूझकर बनाया था ताकि ईशानी अथर्व के बीच में कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो सके। ईशानी ने अथर्व को देखा और कहा, मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम इतनी रात में कहाँ गए थे? आज काफ़ी दिनों बाद अथर्व को ईशानी की टोन वैसी ही लगी जैसे उसे शादी के समय लगती थी, जब वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। अथर्व ने बेड पर बैठते हुए कहा, मैं पानी लेने गया था, पानी ख़त्म हो गया था, मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं सोचा बोतल का पानी लेता हूँ ताकि तुम्हें भी रात में प्यास लगे तो जाना ना पड़े। ये बोलकर वो ईशानी की ओर देखने लगता है। ईशानी अपनी एक उंगली बढ़ाकर अथर्व के गले पर लगाती हुई लिपस्टिक को साफ करके उसे दिखाती और कहती है, हाँ, पानी ही लेने गए थे। अथर्व को समझ में नहीं आता है कि उसके गले से यह लाल निशान कैसा है। वो तुरंत जब शीशे में जाकर देखता है तो उसके गले पर लिपस्टिक का निशान था। अथर्व ईशानी की ओर मुड़कर देखता है तो ईशानी लेट चुकी थी और ब्लैंकेट से ढककर खुद को सोने चली गई थी। अथर्व उसके पास गया और कहा, देखा ईशानी, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक एक्सीडेंटल हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन ईशानी उसकी तरफ देखकर कहती है, आप मुझे एक्सप्लेन क्यों दे रहे हैं? मैं अपने आप से कोई एक्सप्लेन नहीं मांगा, सो जाइए, बहुत रात हो गई है। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अथर्व को समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या करे।
अगले दिन सुबह जब अतर की नींद खुलती है तो उसे ईशानी कहीं भी नज़र नहीं आती है। वो रूम में चारों तरफ ईशानी को ढूंढता है लेकिन ईशानी रूम में नहीं होती है। थोड़ी देर बाद जब वो तैयार होकर नीचे आता है तो उसे ईशानी सबके साथ हॉल में बैठी कॉफ़ी पी रही है दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था। तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? अथर्व ईशानी से सवाल कर रहा था लेकिन ईशानी एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। ये बात अथर्व को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी सांची अपने चेहरे पर एक सातिर मुस्कान लिए उन दोनों को देख रही थी और खुद से ही कहती है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। ये बोलकर वो एक सातिर मुस्कान लिए उन दोनों को देख रही थी। अथर ने ईशानी की ओर देखकर एक बार फिर पूछा, ईशु मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कोई कुछ कहता उसके पहले ही ईशानी कहती है, निशा, अखिल भाई, बाणी, चलिए सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बोलकर वो सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर चली गई। अथर्व को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ईशानी को हुआ क्या है। वो भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ईशानी उसके बगल में ना बैठकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। उसने बाड़ी को अपनी गोद में बिठाया और उसे अपने हाथों से नाश्ता कराने लगी। नाश्ता करने के बाद बाड़ी को लेकर ईशानी उसके कमरे में चली गई क्योंकि उसे उसका होमवर्क करवाना था। अथर्व ईशानी से कुछ बात करना चाहता था लेकिन आज उसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए उसे ऑफिस जाना था, इसलिए वो भी ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ घर में इस समय निशा, बाड़ी और ईशानी ही थी। बाड़ी खेल रही थी और निशा ईशानी के साथ बैठी हुई गार्डन में उसे खेलती हुई देख रही थी। तभी अचानक से ईशानी ने निशा की तरफ देखा और कहा, सांची कौन है? निशा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो इस बारे में क्यों जानना चाहती हो? उस पर ईशानी ने कहा, अगर तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उस पर से मेरा विश्वास कम ना हो, ये चाहती हो, तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। निशा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, वो अथर भाई की गर्लफ्रेंड है। वो इकलौती ऐसी लड़की थी जो अथर भाई की ज़िंदगी में थी। हम सभी को लगता था कि भाई उसी से शादी करेंगे लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब अचानक से सांची और भाई अलग हो गए। वो अलग क्यों हुए और सांची कहाँ चली गई ये हम में से किसी को भी नहीं पता था। लेकिन उसके जाने के बाद भाई बहुत हर्ट हुए थे। हम में से किसी को भी हिम्मत नहीं हुई थी कि हम भाई से इस बारे में पूछें। कुछ टाइम बाद भाई सही हो गए। सांची और भाई दोनों ही लगभग 5 साल की उम्र से साथ में थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन अचानक से सांची कहाँ चली गई ये हमें भी पता नहीं चला। उसके बाद फिर कुछ हालात कैसे होगा कि मैं भी भाई से दूर हो गई और इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। इतने सालों बाद सांची का आना कुछ समझ में नहीं आया। वो तो हमें रोड पर भागती हुई मिली, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। हम उसे घर लेकर आ गए और घर आने के बाद पता चला कि कोई उसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था जिससे वो भाग रही थी। वो कौन है, कैसा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। भाई ने भी इस बारे में उसे पूछने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? ईशानी ने पूछा। शायद भाई नहीं चाहते होंगे कि वो उसके दर्द को, वो बस चाहते हैं कि वो सेफ रहे। क्या तुम्हारे भाई आज भी उसे पसंद करते हैं? ईशानी ने निशा से पूछा। उसकी बात पर निशा ने कहा, नहीं, भाई अब उसे पसंद नहीं करते और जहाँ तक हम सबको पता है भाई उसे कभी सीरियसली पसंद करते ही नहीं थे। वो सिर्फ उनकी एक दोस्त थी लेकिन उन दोनों को देखकर लगता था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। भाई ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन साची इस बात को एक्सेप्ट करती थी। उन दोनों को यही नहीं पता था कि उन दोनों की सारी बातें पीछे पिलर के पीछे छुपकर सांची सुन रही है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये डर भी लग रहा था कि कहीं निशा उसे सच ना बता दे कि अथर्व उसे पसंद नहीं करता था। उसकी दोस्ती और दोस्त के नाते ही उसे पसंद करता था, प्यार नहीं करता था। वो उसे पूरी तरह सच्चाई बताए इसके पहले ही सांची उन दोनों के पास चली आई। सांची को देखकर निशा ने तो कोई रिएक्ट नहीं किया लेकिन ईशानी को उसे देखकर कल रात की सारी बातें याद आ गईं। ईशानी वहाँ से उठकर वाड़ी के पास चली जाती है क्योंकि वाड़ी काफ़ी देर से खेल रही थी और उसका ज़्यादा भागना सही नहीं था। ईशानी उसे लेकर मेंशन में चली जाती है जहाँ सांची निशा के पास बैठ जाती है और वो दोनों पुरानी बातों में लग जाती हैं। सांची निशा से बातों ही बातों में ईशानी और अथर्व की शादी के बारे में पता कर लेती है। अथर्व अपने ऑफिस में बैठा कल रात के बारे में सोच रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि ईशानी उसकी बात पर नहीं सुन रही थी
और उन दोनों के बीच गलतफहमी हो गई है। कहा उसके और ईशानी के बीच रिश्ता सुलझ रहा था और अब ये सब हो गया। अथर्व ने अपने असिस्टेंट को बुलाता है और आज की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दो, ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है बेचारे असिस्टेंट को परेशान। अथर्व निशा से बात करता है और उसे कुछ कहता है, जिसे सुनकर निशा हाँ में जवाब देती है। अथर्व ने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया था, जिसकी दूसरे रिसीवर से किसी और ने भी सभी बातें सुन ली थी। लगभग शाम के 7 बजे अथर्व मेंशन पहुंचता है। जब वो मेंशन में इंटर करता है तो सीधे टेरेस पर पहुंच जाता है, जहां पर चारों तरफ ब्लू फेरी लाइट से डेकोरेशन की गई थी। वहीं पर एक वाइट कलर की साड़ी में कोई खड़ा था। अथर्व जल्दी से उस लड़की के पास जाकर उसे बाहों में भरकर कहता है, लव यू सो मच। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू टू माई डियर अथर्व। ये बोल वो उसके गले लग जाती है। अथर्व शॉक था, क्योंकि उसे लगा कि वो ईशानी है, लेकिन वो सांची थी। अथर्व सांची को खुद से दूर करता है, तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ ईशानी खड़ी थी। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें केक रखा था, जो अब नीचे गिरा पड़ा था। ईशानी की आंखें आंसुओं से भारी हुई थी। अथर्व जल्दी से सांची को खुद से दूर करता है, ईशानी के पास जाने लगता है, लेकिन ईशानी वहाँ से भाग जाती है। अथर्व भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन ईशानी कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अथर्व बार बार दरवाज़ा खटखटाता रह जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। उसे बस ईशानी की सिसकने की आवाज़ आ रही थी। वो भी दरवाजे के सहारे वहीं बैठ जाता है। अंदर से ईशानी की सिसकने की आवाज़ें उसके दिल को छलनी कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं कोई इस नज़ारे को देखकर खुश हो रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सांची थी। आज घर में अथर्व, ईशानी और सांची के अलावा कोई भी नहीं था। अखिल निशा और बाड़ी को लेकर ऑस्ट्रेलिया किसी काम की वजह से चला गया था। बाड़ी को वो सब इसलिए ले गए थे क्योंकि उन दोनों ने सोचा था कि अथर्व और ईशानी कुछ दिनों तक एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। उन दोनों को इस तरह से देखकर सांची मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने कमरे में चली जाती है। सांची अपने कमरे में जाकर अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन से किसी से कहती है, मैंने अपना काम कर दिया है। उन दोनों के बीच में गलतफहमी आ गई है। अब बस हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत है, फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये कहकर वो हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन रखती है और बेड पर सो जाती है। इस समय उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नज़र आ रहा था। वहीं दूसरी ओर ईशानी दरवाजे के पास बैठी रोते रोते सो चुकी थी। अथर्व भी दरवाजे के बाहर बैठा ही बैठा सो गया था। ऐसे ही दोनों की रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब अथर्व की नींद खुलती है तो वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो तुरंत अंदर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी ईशानी नज़र नहीं आती है। वो चारों तरफ ढूंढता है तो वो घर के सर्वेंट से पूछता है। एक सर्वेंट उसे बताती है कि एक इमरजेंसी केस के चलते ईशानी मैडम को हॉस्पिटल जाना पड़ा। अथर्व ने जब सुना तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो ईशानी से बात करके सबको सॉर्ट आउट करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो ईशानी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। अथर्व अपना सब सर पकड़कर वहीं हॉल में बैठ गया। तभी उसके कानों में सांची की आवाज़ आती है। सांची को देखकर अथर्व गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता और कहता है, तुम कल रात वहाँ पर क्या कर रही थी? वहाँ सब कुछ मैंने ईशानी के लिए प्रिपेयर करवाया था, तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? बताओ जल्दी। ये बोलते हुए वो उसकी तरफ चिल्लाकर आगे बढ़ता है। उसकी बात पर सांची अपना इनोसेंट फेस बनाकर कहती है, आई एम सॉरी। अगर मुझे नहीं पता था कि उसे तुमने ईशानी के लिए करवाया है। मैं तो बस ऐसे ही छत पर टहलने के लिए निकल गई थी और वहाँ की डेकोरेशन देखकर मैं उसे देखती ही रह गई। वहाँ से निकलने वाली थी कि लेकिन तभी तुम आ गए और तुम्हारे मुंह से कंप्रेशन सुनकर मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। मुझे लगा मुझे कह रहे हो वो सब, इसलिए मैंने भी। इसके आगे वो चुप हो जाती है और अपना चेहरा झुका लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे अथर्व नहीं देख पाता है। वो गुस्से से उससे कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, रेस्ट करो और जैसे ही ठीक हो जाओ यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। सांची को उसे इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो खुद से कहती है, उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से तुमने आज मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया अथर्व। इसकी जगह पर उस लड़की को मिलेगी। ये बोल वो अपने पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर अथर्व नीचे आता है और इस समय उसके हाथ में उसका बैग था।
सांची जब उसके बैग के साथ देखती है तो कहती है, अथर्व ये बैग कैसा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? उसकी बात पर अथर्व से कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन घर के हेड सर्वेंट से कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए अपने बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। यहाँ आने में मुझे 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तब तक घर का ख्याल रखिएगा और ईशानी का भी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। अथर्व को घर से जाते हुए देखकर सांची तुरंत अपने कमरे में जाती है। अपना फ़ोन निकालकर मानव को फ़ोन करती है। मानव सांची का फ़ोन उठाकर कहता है, क्या खबर है? उसकी बात पर सांची कहती है, अथर्व कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री अपने बिजनेस ट्रिप के लिए गया है और घर पर निशा और अखिल भी नहीं है। वो सभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। हमारे पास अच्छा मौका है। तुम चाहो तो ईशानी को हासिल कर सकते हो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। मानो जब ये खबर सुनता है तो वो खुश हो जाता है। वो सांची से कहता है, ईशानी कहाँ है? उसकी बात पर सांची कहती है, ईशानी अपने हॉस्पिटल गई है, वहाँ पर कोई इमरजेंसी केस था, इसलिए। मानो ठीक है कहकर फ़ोन काट कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ईशानी अपने सभी ऑपरेशन करके फ्री हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो घर के लिए निकलने लगती है। जैसे ही वो अस्पताल से बाहर आती है और रोड के साइड में खड़े होकर ड्राइवर को फ़ोन लगाती है, तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की लिमिटेड एडिशन की कार आकर खड़ी होती है। ईशानी को समझ नहीं आता, उसके पहले ही दरवाज़ा खुलता है और ईशानी के मुंह पर एक स्प्रे लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसे कार के अंदर खींच लेता है। कार का दरवाज़ा बंद होता है और वो कार के धुएं के छल्ले उड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। ये सारा नज़ारा सांची एक पिलर के पीछे से छुप कर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो कहती है, अब तुम गई मेरी अथर्व की लाइफ से। तभी वहाँ पर एक वाइट कलर की कार आती है, उसमें से मानव निकलता है। मानव को वहाँ देखकर सांची उसके पास आकर कहती है, तुम यहाँ? उसकी बात पर मानव कहता है, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि यहाँ पर आकर मुझे ईशानी मिल जाएगी। उसकी बात पर सांची कहती है, अगर तुम नहीं थे तो वो कौन था जो ईशानी को लेकर चला गया? कौन लेकर गया मेरी ईशानी को? उसकी बात पर सांची उसे पूरी बात बताती है। मानव को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन है जो सांची को किडनैप करके लेकर चला गया। मानव परेशान था, लेकिन सांची बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे तो किसी भी तरह से ईशानी को अपने रास्ते से हटाना था। मानव न सही, कोई और ही सही उस अथर्व की लाइफ से ले गया। वो मानव पर बिना ध्यान दिए वहाँ से खुश होकर निकल जाती है और अथर्व के मेंशन में चली जाती है। अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ अथर्व के वापस आने का। वो जाकर हाल के सोफे पर किसी रानी की तरह बैठ जाती है और अपने हाथ फैलाकर कहती है, बस कुछ दिन और, उसके बाद ये सब कुछ मेरा होगा और इसके साथ अथर्व भी मेरा होगा। ये कहकर वो डेविल स्माइल करने लगती है। अब मेरे और अथर्व के बीच में कोई भी नहीं आएगा। और वो बहन जी तो बिल्कुल भी नहीं। ना जाने कौन उसे ले गया, जो भी ले गया हो, लेकिन उसे छोड़े नहीं। उसे कि क्या तो मार दे या फिर उसे अपना बनाकर अपने पास ही रखे या कुछ भी करे मेरी बला से, लेकिन उसे अब वापस न आने दे। सांची बहुत ही ज़्यादा आज खुश, क्योंकि उसकी मनोकामना जो पूर्ण हो गई थी। मानो चारों तरफ परेशानी में ईशानी को ढूंढ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जिसने ईशानी को किडनैप करवा लिया। उसने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाए, लेकिन उसमें किडनैप करने वाले की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। वो जितना भी अथर्व के दुश्मनों को जानता था, उन सभी के बारे में उसने इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, लेकिन उनमें से किसी का भी हाथ इस किडनैप करने में नहीं था। उसने उस कार के बारे में भी जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कार भी वहाँ से कहाँ से ली गई है, किसकी थी, यहाँ तक उसकी नंबर प्लेट्स भी नहीं दिखाई दी थी। उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था। उसके पास यही एक मौका था ईशानी को अपना बनाने का, लेकिन ये भी उसके हाथ से निकल गया। अपने गुस्से से वो शराब पर शराब पिए जा रहा था और अपना सारा गुस्सा अपने आदमियों पर निकाले जा रहा था। सांची भी उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। एक तरफ से कहा जाए तो उसका तो काम हो चुका था, क्योंकि ईशानी गायब थी और अथर्व भी यहाँ नहीं था। उसका तो सिर्फ एक ही मकसद था, ईशानी को अथर्व से दूर करना, जो कि उसकी नज़रों में हो चुका था। वहीं दूसरी ओर दार्जिलिंग में पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा कॉटेज बना हुआ था, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ अलग अलग तरह के फूल खिले हुए थे। जितना वो कॉटेज बाहर से दिखने में सुंदर था, उतना ही वो अंदर से भी दिखने में सुंदर था।
उस कॉटेज के एक आलीशान कमरे में एक गोल बेड था जिस पर सफ़ेद रंग की बेडशीट बिछी हुई थी। चारों तरफ सफ़ेद रंग के कॉटन लगे हुए थे जिस पर एक सुंदर सी लड़की सोई हुई थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ईशानी थी। धीरे धीरे करके ईशानी की आंखें खुलने लगती है। अचानक से वो उठकर बैठ जाती है। वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। वो एक बहुत ही सुंदर कमरे में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कब और कैसे आई। उसने अपने दिमाग पर बहुत ही जोर डाला था। उसे याद आया कि वो तो हॉस्पिटल से निकलकर घर की ओर जाने के लिए ड्राइवर को कॉल कर रही थी। अचानक से उसके चेहरे पर किसी ने स्प्रे किया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। अगर याद थी तो सिर्फ एक ही चीज़ कि जिसने उसके ऊपर वो स्प्रे किया था, उसकी नीली आंखें। वो अपने दिमाग पर जोर डालकर उसका पूरा चेहरा याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपने सिर पर अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े बैठी थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, तो उठ गई मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। ये आवाज़ ईशानी के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी थी। उस आवाज़ को सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने जब मुड़कर देखा तो उसके सामने एक हैंडसम आदमी अपने हाथों में एक ट्रे लिए खड़ा था। उस आदमी ने पैंट पहना था और उसके ऊपर एक एप्रन डाला हुआ था। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को और भी ज़्यादा चार्मिंग बना रहे थे। अगर सबसे ज़्यादा कुछ आकर्षक था तो वो थी उसकी आंखें, नीली आंखें। ईशानी उसे देखकर हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहती है, तुम? ईशानी के चेहरे के भाव देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ईशानी अभी भी हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि अथर्व था। ईशानी अथर्व को देखकर बेड से उठती और कहती है, ईशानी के मुंह से फिर से अपने लिए अर्थ सुनकर अथर्व के दिल को एक सुकून मिलता है। ईशानी उससे कहती है, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, लेकिन तुमने मुझे किडनैप करके क्यों लाया यहाँ पर? उसकी बात पर अथर्व अपने हाथ में ली हुई ट्रे को कॉफ़ी टेबल पर रखता है और कहता है, वो सब बातें बाद में होंगी, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ और आकर ये सूप पी लो। ईशानी अपनी जगह से नहीं हिलती है और अथर्व से कहती है, पहले मुझे सवाल का जवाब दो, तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? अब तक अथर्व अपना एप्रन उतार चुका था। इस समय वो शर्टलेस ईशानी के सामने खड़ा था। उसे इस तरह से देखकर ईशानी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अथर्व अपने कदम ईशानी की ओर बढ़ा लेता है और उसकी कमर पर हाथ डालकर खुद से उसे सटाकर बोलता है, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, जो भी तुम पूछोगी उनका जवाब दूंगा और तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन पहले जाओ फ्रेश होकर के आओ, जो तुमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है, और सॉरी इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से तुम कल पूरी तरह बेहोश पड़ी थी। फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो मुझसे, झगड़ा भी करना चाहती हो, लेकिन वो सब करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो तुम बिना कुछ खाए तो हो नहीं पाओगी। इसलिए चुपचाप जाओ और फ्रेश होकर आओ पहले। ये कहकर अथर्व उसे छोड़ देता है, लेकिन ईशानी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी होती है। इसलिए अथर्व उसे गोद में ले जाकर बाथरूम में उतार देता है। फिर कहता है, चुपचाप पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, नहीं तो मुझे वो भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो अपनी आई विंग कर देता है। ईशानी उसे देखकर कहती, ठीक है मैं फ्रेश होती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अथर्व चिढ़ाते हुए कहता है, तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ईशानी उसे बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। ईशानी कुछ देर वैसे ही खड़ी रहती है, लेकिन सभी बातों को इग्नोर करके वो फ्रेश होने चली जाती है। वो देखती है तो बाथरूम में इस समय उसके लिए उसका सारा सामान रखा है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी रखे हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सावर लेने चली जाती है। अथर्व कमरे में बैठा ईशानी का वेट कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद बाथरूम का डोर खुलता है और जब सामने अथर्व दिखता है तो उसकी निगाहें ईशानी पर ही ठहर जाती हैं। सामने ईशानी एक हल्के स्काई ब्लू कलर के सूट में खड़ी थी। उसके हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ और मांग में भरी सिंदूर देखकर अथर्व की निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थी। ईशानी जब अथर्व की इंटेंस नज़रें खुद पर महसूस करती है तो उसकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। फिर उसे अथर्व और सांची का एक साथ होना याद आता है, जिससे उसके चेहरे पर फिर से नाराज़गी पसर जाती है और वो अथर्व के सामने आकर खड़ी होकर कहती है, अब आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाए? उसने इतना ही कहा था कि तभी अथर्व ने उसका एक हाथ पकड़कर खींचकर, जिससे वो जाकर अथर्व के ऊपर गिर जाती है।
अथर्व उसे लिए हुए काउच पर लेट जाता है और उसे पलट कर उसके ऊपर आ जाता है। ईशानी अथर्व के इस तरह एक्शन से हैरान हो जाती है। वो कुछ कहती है उसके पहले ही अथर्व ने अपना एक हाथ बढ़ाकर ईशानी के चेहरे से उसके बालों को हटाकर कहता है, तुम्हारी इसी गलतफहमी और इसी नाराज़गी को दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वहाँ पर मुझे लगा शायद तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करने का कोई और है ही नहीं, और मैं यहाँ पर अपनी और तुम्हारी ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत करने के लिए लाया हूँ। ईशानी अथर्व की आंखों में एकटक देखे जा रही थी, जहाँ उसे कुछ देखकर लग रहा था सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्यार। ईशानी कुछ कहने को होती है, तभी अथर्व उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, एक भी शब्द नहीं, अब जो मैं कहूँगा वही तुम सुनोगे। उसके बाद तुम्हें जो गुस्सा उतारना है, जो भी कहना है, तुम सब कहना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। ईशानी कुछ नहीं कहती है, सिर्फ उसकी आंखों में देखती रहती है। तभी अथर्व आगे कहता है, मुझे पता है तुम मुझे और सांची को लेकर कुछ गलत समझ बैठी हो, तो मैं तुम्हें आज सब सच बताता हूँ कि आखिर सांची कौन है और मेरा उससे क्या रिश्ता है। अथर्व ईशानी के चेहरे को अपने एक हाथ में भरकर कहता है, सांची मेरे बचपन की दोस्त है। वो पापा के एक भरोसेमंद आदमी की बेटी थी। वो अक्सर हमारी विला आया जाया करती थी, जिसकी वजह से मेरी भी उससे दोस्ती हो गई थी। और वक्त के साथ मैंने उसे दोस्ती को सिर्फ दोस्ती तक ही रखा, क्योंकि मुझे सांची में सिर्फ एक दोस्त नज़र आती थी। उसके अलावा मुझे उसमें कोई भी नज़र नहीं आता था। लेकिन उसकी नज़रों में कुछ और ही था। वो मुझे कुछ और ही समझने लगी थी। यही नहीं, बड़े होने के बाद हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन कॉलेज में उसने सभी से ये कह रखा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जब मुझे उसकी हरकत के बारे में पता चला तो मुझे उसको बहुत ही गुस्सा आया। जब मैं उससे पूछा तो उसने बताया कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है, लेकिन कई लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं। उन सब से छुटकारा पाने के लिए उसने मेरा नाम ले लिया। मुझे उसकी बात सच लगी, क्योंकि उस समय सांची कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सभी लड़के दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दिया। पूरे कॉलेज में सभी हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नज़र से देखते थे, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। एक टाइम पर ऐसा आया जब सांची ने ये बात घर में सबको बता दी। पापा को जब ये बात पता चली तो मेरी और सांची की शादी के बारे में सोचने लगे, और जब मुझे पता चला तो मैं उसी शाम सांची से कंफर्म किया और ये बात क्लियर कर दी, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। उसके बाद अंकल, सांची के पापा अचानक से सांची को लेकर यहाँ से चले गए। वो कहाँ गए ये बात पापा के सिवा किसी को भी नहीं पता थी। मैं भी इस बारे में ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा। अब वो इतने सालों बाद वापस आई है। उससे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो अभी भी मुझे ही पसंद करती है और मेरे लिए उसके मन में फीलिंग्स है। लेकिन मैंने उसे साफ साफ कंफर्म कर दिया कि मैं मन में ना उसके लिए पहले कभी कोई फीलिंग थी और ना कभी हो सकती है। और उस रात जो तुमने छत पर देखा था वो सब मैं तुम्हारे लिए किया था, और वो वहाँ कैसे पहुँच गई मुझे कुछ भी पता नहीं। मेरे कहे गए शब्द से तुम्हारे लिए थे। अपनी बात खत्म करके अथर्व जब ईशानी की आंखों में देखता है तो वो भरी आंखों से अथर्व को देखकर कहती है, उसकी आंखों में देखकर अथर्व इतना तो समझ गया था कि ईशानी को उसकी बातों पर भरोसा हो गया है। वो कुछ कहता उसके पहले ही ईशानी उसके गले लग गई। अथर्व ने भी उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और वो काउच पर पलट गया। अब ईशानी उसके ऊपर थी। उसने ईशानी का सर अपने सीने पर रखा और उसे अपने बाहों में समेट लिया। ईशानी ने अपनी चिन अथर्व के सीने पर रखी और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इतनी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। अथर्व उसके माथे पर एक लाइट किस करके कहता है, डोंट वरी सॉरी। उसके बाद वो उसे लेकर बैठ जाता है और ईशानी से कहता है, पहले चलो नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ की सबसे स्पेशल जगह और अपनी फेवरेट जगह घुमाने वाला हूँ। उसकी बात पर ईशानी कहती है, लेकिन हम हैं कहाँ पर? अथर्व कहता है, तुम ही अंदाज़ा लगाओ आखिर तुम कहाँ पर हो। ईशानी उसकी तरफ देखती है तो अथर्व समझ जाता है कि ईशानी अब तक नहीं समझ पाई है, इसलिए वो कहता है, हम वहीं हैं जहाँ तुम हमेशा से आना चाहती थी। अचानक से ईशानी चीख कर कहती, मतलब हम दार्जिलिंग में हैं? उसकी बात पर अथर्व एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देता है। ईशानी खुशी से उसके गले लग जाती है। अथर्व ईशानी को इस तरह से गले लगे हुए देखता है तो मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हारे सारे एक्साइटमेंट इसी तरह से निकल जाएगी तो फिर हम यहाँ घूमेंगे कैसे?
उसकी बात सुनकर ईशानी उससे अलग होती है और कहती है ठीक है चलिए। अथर्व कहता है क्या तुम इन कपड़ों में चलोगी? उसके कहने पर ईशानी कहती है तो किन कपड़ों में चलूँगी? अथर्व कहता है एक मिनट। ये कहकर वो उठता है और कबर्ड से कपड़े निकालता है और ईशानी को देकर कहता है इन्हें पहनो। ईशानी देखती है तो वो जीन्स और शर्ट उसके साथ हुडी भी है। ईशानी उन कपड़ों को लेकर चली जाती है और थोड़ी देर में जब वो पहन कर आती है तो अथर्व भी उसके सामने खड़ा होता है। दोनों ने इस समय मैचिंग ड्रेस पहन रखी थी। अथर्व ईशानी को अपने साथ बाहर लेकर आता है। ईशानी उससे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं अभी? उसकी बात पर अथर्व कहता है सबसे पहले हम रॉक गार्डन जाएंगे। रॉक गार्डन का नाम सुनकर ईशानी खुश हो जाती है। आखिर वो भी तो दार्जिलिंग बहुत पहले से घूमना चाहती थी, लेकिन अपनी स्टडी और अपने जॉब की वजह से वो कहीं नहीं जा पाती थी। लेकिन आज अथर्व ने उसका ये सपना पूरा कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि अथर्व कोई बात कैसे पता कि दार्जिलिंग घूमना उसका सपना है। ईशानी उसकी ओर देखती है और कहती है आपको कैसे पता चला अर्थ कि मुझे इस जगह पर घूमने का मन है कब से? इसके बात पर अथर्व कुछ नहीं कहता है, सिर्फ उसकी तरफ देखकर एक स्माइल पास कर देता है। ईशानी को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो चुपचाप रास्तों को देखने लगती है। सच में दार्जिलिंग की पहाड़ी रास्ते और उन पहाड़ों को चूमती बादलों की परतें देखकर ही किसी को भी स्वर्ग का अनुभव हो सकता है। थोड़ी देर में ही वो अपने मंजिल रॉक गार्डन में पहुंच जाते हैं। चुन्नू समर फॉल्स एक रॉक गार्डन से घिरा हुआ है जो दार्जिलिंग के मुख्य केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बना है। इसमें कई स्तर हैं और दूर से देखने पर पूरी छवि वास्तव में आश्चर्यजनक लगती है। हर स्तर पर साफ सुथरे बगीचे और बेंच हैं और एक झरना खड़ी पहाड़ियों से नीचे गिरता है। जब आप अपनी गाड़ी से ऊपर की ओर जाते हैं तो आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। आगे सड़क पर गंभीर मोड़ है और चढ़ाई खड़ी है। जब आप ऊपर की ओर यात्रा कर रहे होते हैं तो बादलों का लुका छिपी खेलना आपका ध्यान तुरंत खींच लेगा। कार के विंडशील्ड के सामने का आसमान कभी कभी उदास और धुंधला होता है और अक्सर बादल निचले स्तर पर उतरते हैं। जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते हैं झरने की शांत लय आपकी आत्मा को शांत करने में मदद करती है। मौसमी रूप से जीवंत और प्यारे फूल पूरे खिले होते हैं और बगीचे को उनके साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया जाता है। ईशानी आंखें फाड़े उस जगह को देखे जा रही थी। उस जगह को देखकर उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट अथर बार बार देख रहा था और उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। तभी वो ईशानी का हाथ पकड़कर एक और लेकर जाता है और उसे कहता है सामने देखो। जब ईशानी सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वाटरफॉल के नीचे एक जगह बहुत ही बड़ा सुंदर सा फूलों का दिल बनाया हुआ था और उसके सामने लिखा हुआ था आई लव यू। ईशानी उसे देखकर अथर्व की ओर देखती है तो अथर्व अपनी पलकें झटका देता है। ईशानी उस ओर बढ़ जाती है। जैसे ही वो पास जाती है उसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं। उन सभी के हाथों में रेड रोजेस थे। वो सभी उन रोजेस को लेकर ईशानी को पकड़ा देते हैं। वो सारे बच्चे उस रोज को पकड़ाते हैं और कहते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल, प्लीज़ हाँ कह देना। ईशानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सारे बच्चे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब ईशानी इधर उधर देखती है तो उसे अथर्व कहीं नहीं दिखाई देता है। तभी उसकी नज़र अपने सामने जाती है जहाँ अथर्व घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में एक रेड रोज था। वो ईशानी की ओर उस रोज को बढ़ाता है और प्यार से कहता है ईशानी, यू आर द सनशाइन इन माई लाइफ, यू आर द शेड दैट कम्फर्ट मी। आई हैव नेवर सेड this before, but I am saying this today. I deeply in love and I want you forever in my life. अथर्व जैसे जैसे अपनी बातें कहे जा रहा था वैसे वैसे ईशानी की आंखों में नमी बनती जा रही थी। अथर्व बस एक टक उसकी आंखों में देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ईशानी उसे हाँ कहेगी या ना। लेकिन अचानक से ईशानी ने अपना सर ना में हिला दिया। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। अथर्व को लगा कि उसे इनकार करने वाली है, लेकिन तभी ईशानी उसके सामने उसी की तरह घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाकर कहती है अर्थ, यू आर माई हार्ट, माई लाइफ एंड माई इंटायर एक्सटेंस। आई कैन नॉट लाइव विदाउट यू। आई लव यू। इतना बोलकर वो उसके गले लग जाती है। अथर्व भी उसे अपनी बाहों में समा लेता है। आज अथर्व ने ईशानी से
अपने प्यार का इजहार कर दिया और ईशानी ने भी उसके प्यार को अपने प्यार के इजहार से ही जवाब दिया। आज अतर बहुत ज़्यादा खुश था। हो भी क्यों ना, आज ईशानी के मुंह से खुद के लिए आई लव यू जो उसने सुना था, अतर वो ईशानी ने आज का दिन बहुत इंजॉय किया। उन दोनों ने बहुत यादें बनाई और उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर भी किया। शाम तो अथर्व ने ईशानी को एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर गया। ये जगह एक खूबसूरत से पहाड़ की चोटी पर थी। अथर्व ने वहाँ पर अपनी कार रोकी और ईशानी के साइड का दरवाज़ा खोलकर अपना एक हाथ ईशानी की ओर बढ़ाया। ईशानी ने भी मुस्कुराकर उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया। अथर्व ईशानी को उस एरिया में लेकर आया जहाँ पर उसने अपने ईशानी के लिए एक खूबसूरत से डिनर का प्लान तैयार किया था। ईशानी ने देखा तो वहाँ पर चारों तरफ कुछ भी नहीं था, बस बीच में एक खूबसूरत टेंट बना था जहाँ पर डिनर टेबल लगी हुई थी। चारों तरफ बैलून्स बिखरे थे और उस जगह को प्यारी सी फेरी लाइट से सजाया गया था। ईशानी मेजर चारों तरफ देखा तो उसके चेहरे की स्माइल बहुत ही ज़्यादा गहरी हो गई। वो अथर्व की तरफ देखती है, उसकी तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। अथर्व के दिल की खुशी आज उसकी आंखों की चमक से बयां हो रही थी। अथर्व ईशानी की तरफ देखकर अपना एक भौं उचकाता है, जैसे पूछना चाह रहा हो कैसा लगा। उसकी बात पर ईशानी स्माइल करती है और जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है सब कुछ बहुत खूबसूरत है यार। अथर्व भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है, प्यार से उसके कान में कहता है अगर इसी तरह तुम मेरी बाहों में रहोगी तो कहीं मेरा कंट्रोल ना छूट जाए और मैं तुम्हें भूखे पेट प्यार नहीं करना चाहता। उसके बात सुनकर ईशानी शर्मा गई और उससे दूर हो जाती है। अथर्व उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और चेयर खींचकर पहले उसे बिठाता है, फिर दूसरे साइड जाकर अपना बैठ जाता है। वो अपनी जेब से एक लाइटर उठाता है और वहाँ पर लगी कैंडल्स को जला देता है। जब ईशानी की नज़र खाने पर पड़ती है तो उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है क्योंकि सब कुछ उसी की पसंद का था। अथर्व अपने हाथों से ईशानी को उठाता है और अपने हाथों से खिलाता है। ईशानी भी अपने हाथों से अथर्व को खिलाती है। खाना खत्म होने के बाद अथर्व ईशानी की ओर देखती है। ईशानी उससे पूछती है क्या हुआ। अथर्व बड़े स्टाइल से अपनी चेयर से उठता है और ईशानी की तरफ थोड़ा सा झुककर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है डांस। ईशानी भी स्माइल करके अपना एक हाथ अथर्व के हाथ पर रख देती है। अथर्व उसका हाथ अपने हाथों में लेकर एक साइड आ जाता है और अपने मोबाइल में एक सॉन्ग प्ले करके उसके साथ डांस करने लगता है। अथर्व के दोनों हाथ ईशानी की कमर पर थे और ईशानी के हाथ अथर्व के गले में। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस कर रहे थे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनाई उस ओर मैं भागूं रे। अथर्व ईशानी को खुद से दूर करता है और घुमाकर अपने एक हाथ पर गिराता है और फिर उसे कमर से पकड़कर उसे पीछे से हक करके धीरे धीरे डांस करता है। ईशानी के दोनों हाथ अथर्व के हाथों पर थे जिससे उसने ईशानी की कमर और पेट पर पकड़ रखा था। अथर्व अपना एक हाथ बढ़ाकर ईशानी के बालों को साइड करता है और उसके बालों को साइड करता है। उसके कंधे पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही ईशानी की आंखें बंद हो जाती हैं। सॉन्ग ख़त्म हो चुका था लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक से बिजली कड़कती है और दोनों होश में आते हैं। लेकिन अथर्व चौंक जाता है क्योंकि ईशानी डर की वजह से उसके सीने में चिपक गई थी। उसकी हरकत पर अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है चलो चलते हैं। लेकिन जब तक वो दोनों आगे बढ़ते उसके पहले ही तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और जब तक वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा भीग जाते हैं। जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं लेकिन जब अथर्व अपने को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि बारिश की वजह से उसकी वाइट कलर की शर्ट भी ट्रांसपेरेंट हो गए थे जिससे उसके इनर वियर भी होने लगे थे। उसका खुद पर से कंट्रोल खो रहा था लेकिन तभी उसकी नज़र ईशानी के चेहरे पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ईशानी को ठंड लग रही है। वो खुद को काबू करता है और पीछे से एक टॉवल और ब्लैंकेट निकाल कर ईशानी को देता है। ईशानी खुद को टॉवल से सुखाती है, फिर ब्लैंकेट जो अथर्व ने उसे उड़ाया था उसे पकड़ लेती है। अथर्व भी ड्राइविंग करने लगता है। जब उसकी कार कॉटेज पहुंचती है तो वो ईशानी को देखता है और उसे देखकर अथर्व को हंसी आ जाती है। अथर्व ईशानी को देख रहा था जो सीट पर सिकुड़ के सो चुकी थी। इस समय वो किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी क्योंकि उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था
उसके चेहरे पर उसके बालों की लटें उड़ उड़ कर आ रही थीं, जो उसके गालों और होठों को बार बार चूम रही थी। अथर्व को उन लटों से रस्क सा महसूस होने लगा। उसने अपने हाथों को बढ़ाकर उसकी लटों को कान के पीछे कर दिया और कहा, इन गालों को, होठों को छूने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये अधिकार मैं किसी और को बिल्कुल भी नहीं दे सकता। काफ़ी देर तक वो ईशानी के मासूम से चेहरे पर निहारता रहा। फिर कार से उतरा और धीरे से ही ईशानी के साइड का डोर खोलकर उसे संभाल कर अपनी बाहों में उठा लिया और कॉटेज के अंदर चला गया। अथर्व ईशानी को गोद में लिए हुए ही उसके कमरे में गया और उसे बेड पर सुला दिया। उसने कमरे की लाइट्स को डिम किया और धीरे से ईशानी के कपड़ों को बदल दिया। उसके बाद उसने खुद भी चेंज किया और ईशानी को अपनी बाहों में लेकर सो गया। आज की रात ईशानी और अथर्व एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। ना जाने कितने समय बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए थे इस तरह से। वहीं दूसरी ओर मानो ने चारों तरफ खोजबीन चालू कर दी थी कि आखिर ईशानी को लेकर गया कौन, लेकिन उसे कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर सांची खुश थी। उसे लग रहा था कि ईशानी को कोई लेकर चला गया, वो उसे मार दिया होगा। उसे तो सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ रहा था कि ईशानी गायब है और अथर्व की लाइफ से दूर है। वो अपने आगे के प्लान को सोचने लगी कि जब अथर्व वापस आएगा तो किस तरह से वो अथर्व के करीब जाएगी और उसे अपना बनाकर उसके साथ अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। जहाँ ये सब चल रहा था वहीं अखिल, निशा और वाड़ी अलग ही इंजॉय कर रहे थे। वो दोनों ही जानते थे कि ईशानी और अथर्व एक साथ हैं। अथर्व ने उन सबको इस बारे में बता दिया था कि वो जानता था कि अगर उनके पास ईशानी के गायब होने की खबर मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। घर पर भी किसी को नहीं पता था कि ईशानी कहाँ है। किसी भी सर्वेंट या किसी बॉडीगार्ड को नहीं पता था। यहाँ तक कि अथर्व कहाँ ये भी किसी को नहीं पता था। उन सभी को लग रहा था कि अथर्व अपने किसी सीक्रेट मिशन या मीटिंग के लिए बाहर गया है, जहाँ पर वो अपने सीक्रेट आदमियों को ही लेकर जाता था। अगली सुबह ईशानी की नींद खुली तो उसने खुद को अथर्व की बाहों में पाया। उसकी नज़र सीधे अथर्व के हैंडसम फेस पर पड़ी, जो उसे बाहों में लिए हुए प्यार से सो रहा था। अथर्व के बाल इस समय उसके माथे पर बिखरे हुए थे। इस मैसी लुक में भी वो कमाल का लग रहा था। अथर्व को देखते हुए ईशानी के दिमाग में पिछले दिन हुई सारी बातें याद आने लगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अथर्व के बालों को उसके माथे से हटाया और प्यार से उसके फॉरहेड पर एक लाइट किस कर दिया। अथर्व जो गहरी नींद में था वो ईशानी के साफ होठों को अपने फॉरहेड पर फील करके जग गया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो देखना चाहता था कि ईशानी आगे क्या करती है। ईशानी ने धीरे से उसके गालों पर, दोनों आंखों पर, नाक पर किस किया। उसके बाद उसकी चिन पर भी किस कर दिया। इतना ही नहीं, जब जब वो उसके जहाँ भी किसी किस करती वहाँ पर एक सेल्फी ले लेती। फिर वो ध्यान से उन फ़ोटोज़ को देख रही थी। जब वो उन फ़ोटो को देख रही थी तो अथर भी अपनी आंखें खोलकर उन फ़ोटोज़ को देख रहा था। ईशानी खुद से कहती है, कितनी प्यारी फ़ोटो आई है ना हमारी। ये बोलकर वो खुश होती है और अपना फ़ोन रख कर जैसे ही उठने वाली होती है वैसे ही उसे अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस होती है। ईशानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अथर्व जाग गया है। अथर्व ने झटके से उसे खींचा, जिससे वो उसके सीने पर जाकर लग गई। उसके गिरने से उसके सारे बाल अथर्व के चेहरे पर बिखर गए। उसने अपने एक हाथ से ईशानी के बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके सारे चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, एक जगह बच गई है श्रीमती ईशानी अथर्व रायचंद। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, फिर शर्म से झुक भी गईं, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब तक उसने जो कुछ भी किया सब कुछ अथर्व जान गया है। वो सोया नहीं था बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। उसे अब अपनी की हुई पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा आ रही थी। अथर्व अभी भी उसके चेहरे पर देख रहा था। उसने कहा, क्या पूरा नहीं करोगी? ईशानी के गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए। अथर्व समझ गया था कि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, इसलिए वो पलट गया, जिससे ईशानी नीचे गिर गई और वो उसके ऊपर आ गया। उसने कैमरे के मोड को सेट किया और ईशानी के होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे पैसेंटली किस करने लगा। पहले तो ईशानी हैरान रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसके प्यार में बहने लगी और उसके हाथ उसके कंधे और बालों में घूमने लगे। अथर्व ने जब महसूस किया कि ईशानी अब सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसके होठों को आज़ाद किया और उसके सर से सर लगाकर वैसे ही लेटा रहा। इस समय दोनों की सांसें
बहुत तेज चल रही थी। अथर्व ने ईशानी के चेहरे को देखा और प्यार से कहा, आई लव यू सो मच ईशू। उसकी बात पर ईशानी ने अपनी आंखें उठाकर उसके चेहरे को देखा और प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर कहा, आई लव यू टू अर्थ। क्या रंग लाएगी उनकी ये प्रेम कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।